हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले इन्वायरमेंट से संबंधित हम कई सारी वीडियोस बना चुके हैं, आप उसको जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, हमने आपको पीछे 2 यूनिट्स पढ़ाई और उस 2 यूनिट आप अच्छे से अगर उन 2 यूनिट को कवर किए हो तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे उसकी बेनिफिट्स दिखेंगे। देखिए, आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं ये हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का एक छोटा सा हिस्सा है और इस तरीके से ढेर सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे देश में रहती हैं, हमारे देश में पाई जाती हैं। अब देखिए, यहां से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होता है वो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि इनके मुख्यतः कारण क्या होते हैं। इनके कारण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे समाज पे, हमारे इकोनॉमिक स्तर पे, हमारे देश पे, वैश्विक स्तर पे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है आपके सामने कि इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की निवारण क्या है। जैसे हम एक छोटी सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आप सबने सुना होगा कई लोगों के मुंह से कहते हुए कि बेरोजगार है वो बेरोजगार है। तो ये जो बेरोजगारी वर्ड है ये सामान्यतः व्यवहारिक रूप से बहुत ज्यादा यूज होता है। वास्तव में बेरोजगारी होती क्या है या कहती किसको, इसको हमें यहाँ पे समझना है। साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, उसके साथ साथ उनके कॉजेस के बारे में, उनके इफेक्ट्स के बारे में और उनकी कहीं ना कहीं रेमेडीज, अगर हम बात करें निवारण के बारे में। तो यहां से आपके अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि बेरोजगारी कहते हैं किसको, देखिए बेरोजगारी का एक सिंपल सा अर्थ होता है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, साथ ही साथ उसके अंदर योग्यता भी होती है, फिर भी उसको प्रचलित दर या प्रचलित मजदूरी पे कहीं ना कहीं काम ना मिले, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बेरोजगार माना जाता है और ऐसी परिस्थिति को ही हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी व्यक्ति बेरोजगार होता है उसके लिए पहली चीज तो उसके अंदर कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास योग्यता भी होनी चाहिए। फिर भी अगर उसको कार्य ना मिले तो क्या माना जाएगा, बेरोजगार। आपके दिमाग में तमाम तरीके से क्वेश्चन उठते हैं। आप ग्रेजुएट होते हैं, अगर कहीं ना कहीं जॉब पा जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर दुर्भाग्यवश नौकरी नहीं मिलती और आप फिर भी अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करते हैं तो अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं माने जाएंगे। साथ ही साथ बात करें जैसे कुछ भीख मांगने वाले होते हैं, कुछ साधु सन्यासी होते हैं, तो इनकी बात करें तो ये आश्रित में काउंट होते हैं, ये भी बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इनके अंदर कार्य करने की इच्छा नहीं होती या स्पेसिफिक किसी फील्ड में कार्य करना नहीं चाहते, अपना जीवन यापन करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से। तो बेरोजगारी की मीनिंग के साथ साथ अगर हम बात करें आपसे बेरोजगारी के प्रकार की, तो आइए देखते हैं बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है। देखिए, बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो मुख्यतः ये 4 प्रकार का, वैसे तो आपको कई सारे टाइप्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुख्यतः हम बात करें तो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा होता है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके साथ ही साथ होता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, मुख्यतः 4 होते हैं। पहला होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। अब हम जानते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। देखिए, किसी भी व्यवसाय या किसी भी देश की संरचनात्मक परिवर्तन के कारण कभी भी कोई भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसे हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी।
जो संरचना पे क्या होती है, आधारित होती है। अगर हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक खुला बेरोजगारी की बात करें, तो सामान्यतः आप देखते होंगे हमारे देश की जो स्थिति है, यहाँ पे खुली बेरोजगारी है। यहाँ पे लोगों के मन में कार्य करने की इच्छा होती है, लोग चाहते हैं कि कार्य करें, योग्य भी होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे रोजगार उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं। तो हमारी जो देश की स्थिति है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपकी बात करें अगर खुली बेरोजगारी की, तो खुली बेरोजगारी से ऐसी परिस्थितियों से है जहां के लोग काम करने की इच्छा भी रखते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर कार्य करने की योग्यता भी होती है, फिर भी उन्हें कार्य ना मिले। उसके बाद हम बात करें साइक्लिकल की बात करें, तो इसको हम बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी की अगर हम बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर, जैसे चक्रीय बेरोजगारी की जब भी बात होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और उस उतार चढ़ाव की वजह से कहीं ना कहीं बेरोजगारी आती है। कभी हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, अच्छी होती है, तो हमारे यहाँ हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति सुधरने लगती है। और दूसरी तरफ बात करें तो कभी कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, कभी कभी रिसेशन का फेज आता है, आर्थिक मंदी आती है, तो वहां पे बेरोजगारी दर बढ़ने लगती है। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है, जैसे अभी की बात करें अगर हम, तो कोविड-19 एक एपिडेमिक कहीं ना कहीं पूरे विश्व को घेरा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था कंटिन्यू क्या हो रहा है, डाउनफॉल में जा रही है, कहीं कहीं नीचे आ रही है, और जिससे भविष्य में कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर पूरे वैश्विक स्तर पर क्या है, बढ़ने के आसार है। और ये जो बेरोजगारी दर है, इससे कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा जहां पे ऐसी स्थिति बनी हुई है, महामारी। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है या जो ये जो चीजें हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। इसको हम बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। जब एक निश्चित समय पे क्या होते हैं, होने वाले परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के कारण कभी भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। अगर हम सीजनल की बात करें, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है कि जब देखिए किसी भी एक मौसम में कभी कभी रोजगार के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। जैसे खासकर अगर हम मौसमी बेरोजगारी की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। हर एक फसल का जैसे अगर हम बात करें तो सबके अपने अपने मौसम होते हैं, निर्धारित होते हैं, और उसी के अनुसार कहीं ना कहीं क्या होता है, फसलों की बुआई और जुताई का काम होता है। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या है, वहां पे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही काम वहां की कहीं ना कहीं उस फील्ड में किसानों को मिल पाता है, और बाकी समय के लिए वो क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। इस तरीके से कई सारी ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जो कहीं ना कहीं एक विशिष्ट मौसम में ही चलाई जाती है। जैसे हम ग्रामीण परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पे आइसक्रीम की डिमांड मैक्सिमम गर्मियों में आती है, और यहाँ पे जो रीजनल क्षेत्र में बात करें, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पे जो फैक्ट्रियां लगाई जाती है वो गर्मियों में स्टार्ट होती है, और गर्मी का सेशन जब तक रहता है 2 से 3 महीने 4 महीने, तब तक फैक्ट्रियां क्या होती है, अच्छे से चलती हैं। उसके बाद फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ जाती है। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग होंगे, जिनको रोजगार प्राप्त हुआ होगा, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद क्या होता है, इनका रोजगार समाप्त हो जाता है। इससे भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी आती है। तो किस बेरोजगारी को प्रेजेंट करता है, सीजनल बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो देखिए हमने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट के मुख्यतः कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। पहला संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरी खुली बेरोजगारी, हमने बताया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हमने बताया कि अर्थव्यवस्था में बेस्ड होता है, अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव पे आधारित होता है। इसके बाद हमने बताया सीजनल मौसमी बेरोजगारी। देखिए इसके साथ साथ जैसे टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, हम जानते हैं कि इसकी कॉजेज क्या होते हैं, क्यों आती है बेरोजगारी, रीजन क्या है बेरोजगारी बढ़ने का। देखिए अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के काजेज की, तो कुछ काजेज सामान्यतः आपको भी पता होगा कि पॉपुलेशन का बढ़ना, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना होना। तो इस तरीके से जो सामान्यतः आप अपने स्तर पे सोच पा रहे हैं वो तो होती ही है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो डायरेक्टली हम नहीं सोच पाते, वो भी चीजें क्या करती है, हमारे बेरोजगारी का कारण बनती है।
तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारे देश में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, पहले जानते हैं जो पहला कॉजेज है, अगर कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे फर्स्ट कॉजेज की बात करें तो पहला कॉजेज है यहाँ पे लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिए, लो लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश की शैक्षिक व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। वहां पे पढ़ने वाले जो भी छात्र छात्राएं होती कहीं ना कहीं उनके लिए रोजगार एक समस्या बनता है। वो चाहते तो हैं वो काम करें, लेकिन उनकी योग्यता उस हिसाब से नहीं हो पाती जैसा कि आज के समय में कंपनियां, आज के समय में फैक्ट्रियां या कोई भी व्यवसाय पसंद करते हैं। और योग्यता तभी बेहतर हो सकती है उनकी जब हमारे देश में अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशंस क्या हो, अच्छे हो, क्वालिटेटिव ना कि क्वांटिटेटिव। आज हम देखते हैं कि शैक्षिक व्यवस्था की जो दुर्दशा है कि यहाँ पे हर एक पद पे अगर बात करें तो आपको हर स्कूल कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन अगर उनकी क्वालिटी की बात करें तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं रख पाते, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हमारे देश में बेरोजगारी का जो स्तर है निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर सही शिक्षा प्रणाली नहीं होगी, सही शैक्षिक व्यवस्था नहीं होगी तो कभी भी व्यक्ति सही ढंग से या सही दिशा में कार्य नहीं कर सकता। और जब तक सही दिशा में सही ढंग से कार्य नहीं होगा तब तक कार्य सफल भी नहीं हो सकता। अगर कोई भी व्यक्ति व्यवसाय लगाना चाहता है तो उसको व्यवसाय के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज तभी होगी जब अच्छी तरीके से आप क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई का कार्य करेंगे। तो देखिए, ये भी कॉजेज होता है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। लो लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे सेकेंड कॉजेज है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद जो भी है वो भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिम्मेदार है, बेरोजगारी के स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। कहने को बहुत कहा जाता है, सरकार ने कई तरीके से प्लान एंड पॉलिसीज भी बनाए, लेकिन जो भी हमारे ग्रामीण प्रदेश की अगर बात करें तो वहां का जो मेंटल लेवल होता है वो महिलाओं को आज भी आगे आने से क्या करता है, रोकता है। वो लोग आज भी नहीं चाहते हैं कि उनके घर की महिलाएं आगे आए और किसी भी क्षेत्र में हाथ बढ़ाएं। खासकर व्यवसायिक क्षेत्र की बात करें या एजुकेशन की ही बात करें तो काफी हद तक सुधार तो हुआ है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसे वर्ग आज भी हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे आने से रोकते हैं। और ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, अगर व्यवसाय की बात करें, अगर मेल के साथ फीमेल्स भी आगे आती हैं और वो व्यवसाय के लिए आगे बढ़ती हैं, उनके अंदर इसके लिए मोटिवेशन आता है, तो निश्चित रूप से हमारे देश में बेरोजगारी की जो स्थिति है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं ये भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं ये भी कारण बनता है। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। थर्ड जो है आपका, इंक्रीज द पॉपुलेशन, increase the
पॉपुलेशन। देखिए, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जनसंख्या भी एक मुख्य कारण है हमारे देश में बेरोजगारी। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके सापेक्ष हमारे देश में रोजगार की स्थिति क्या हो रही है, घट रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो स्थिति है लगातार बढ़ रही है। तो हम पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं कि ये भी जिम्मेदार है हमारे देश में बेरोजगारी का। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी कम हो और हम चाहते हैं कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़े, हमारा देश डेवलप हो, तो उसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। जैसे एनआरसी की बात करें, सीए की बात करें, ऐसे तमाम प्रोविजन अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा लिया गया है, तमाम डिसीजन लिए गए हैं। इसके साथ साथ चर्चाएं ये भी हुई थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जिसे हम पीसीबी कहते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आने वाला है। जैसा चाइना ने पहले चाइना में ये चीजें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं कि वहां हमारे लोगों के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फॉलो होते हैं, उसी तरीके से भारत को भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे भारत अपने पॉपुलेशन को क्या करे, कंट्रोल करे। नहीं तो कई सर्वे के मुताबिक पता चला है, जानकारी हुई कि 2035 आते आते जनसंख्या के मामले में दुनिया के हम पहले देश बनने जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो निश्चित रूप से हमारी बेरोजगारी दर भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो देखिए, पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं इसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो पॉपुलेशन के साथ साथ बात करें अगर हम, तो इसके लिए जिम्मेदार स्लो ग्रोथ रेट भी है। स्लो ग्रोथ रेट किसका, अगर हम बात करें स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, अगर हम बात करें स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की बात करें, तो औद्योगिकरण का जो मंद गति से विकास ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर हम बात करें आजादी की बात की, तो बहुत ही मंद गति से चीजें हो रही थी, औद्योगिकरण का काम हो रहा था। लेकिन जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1991, नई औद्योगिक नीति 1991 के आने के बाद औद्योगिक विकास में कुछ तेजी आई। लेकिन अगर हम बात करें अपनी पॉपुलेशन, तो हमारी जनसंख्या की अपेक्षा ये जो ग्रोथ रेट था वो कहीं ना कहीं फिर भी कम है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, तो यहाँ पे तमाम तरीके की जैसे मॉडल आया, एलपीजी मॉडल आया, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का। तो इसके थ्रू कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दी थी, जिससे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाई जा रही थी और बेरोजगारी दर कम हो रही थी। लेकिन हम अपनी जनसंख्या के कारण आज भी उस स्तर तक विकास नहीं कर पाए हैं जिस स्तर पर विकास होना चाहिए, ताकि बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके। तो यहां पे देखिए, अगर हम बात करें स्लो ग्रोथ रेट की, स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, जिम्मेदार है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे एक और कॉजेस की, एक कॉज ये भी है आपका कि स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें भी ग्रोथ क्या है, काफी हद तक कम है। अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लगाएं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जाए, तो इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो स्थिति है संभवतः उसको कम किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम रहा, जिसके कारण बेरोजगारी की दर हम लगातार झेल रहे हैं। तो ये भी हमारा एक कॉज बनता है स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बात कर सकते हैं डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। अगर हम डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि पे जो हमारी निर्भरता है, ये भी बेरोजगारी का क्या है,
एक कारण होती है। हमारे देश में मैक्सिमम लोग सिर्फ कृषि पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर हम बात करें तो पहले तो स्थिति थी कि 71% पॉपुलेशन डिपेंड हुआ करता था। धीरे धीरे चीजें कम हुई हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी थी वो कम हुई है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग खेती से जुड़े हुए हैं। और खेती में हमने जैसा पहले भी बताया कि सीजनल, अगर हम सीजनल बेरोजगारी की बात करें, मौसमी बेरोजगारी की बात करें तो पाया जाता है वहां कुछ समय के लिए काम मिलता है वहां पे, बाकी समय के लिए क्या होते हैं हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी वो क्या होते हैं, किसान बेरोजगार होते हैं। अगर उनको समय में काम मिले तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था का विकास और भी तेज हो सकता है। तो देखिए हमारी डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। हमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं होना, क्योंकि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर मैक्सिमम किस पे डिपेंड होता है, मौसम पे डिपेंड होता है, वेदर पे होता है। और मौसम कभी भी अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है। अगर अनुकूल होता है तो सारी चीजें व्यवस्थित होती हैं, अच्छे से चलती हैं। अगर प्रतिकूल होता है तो हमारे लिए बड़ा नुकसान सामने देखने को मिलता है। और डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर के साथ साथ बात करें तो एक कारण ये भी होता है लेक ऑफ मोटिवेशन। लेक ऑफ मोटिवेशन और प्रेरणा का अभाव होता है। जैसे ही आप व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, व्यवसाय के संदर्भ में बात करते हैं, तो आपके घर के लोग ही आपको रोक देते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है व्यवसाय करना, या तुम व्यवसाय नहीं कर सकते, या फिर कहते हैं व्यवसाय बच्चों का खेल नहीं है। ऐसी तमाम बातें आपसे कही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से आपको दबाने का प्रयास किया जाता है, आपको डिमोरलाइज किया जाता है कि आप व्यवसाय के लिए आगे ना आए। अगर सामान्यतः सबको मोटिवेट किया जाए व्यवसाय के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो ऐसी दशा में ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय लगाए जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर हमारे देश में आएंगे। और ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर आने के कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो स्थिति है वो बेरोजगारी की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। तो लेक ऑफ मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोजगारी के लिए। तो हमने आपको कुछ कॉजेज के विषय में बताया, कुछ मुख्य कारण बताए कि बेरोजगारी के क्या मुख्य कारण है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो देखिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। स्टिल कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आय में क्या होगी, कमी होगी, उनके आय कम होंगे। और अगर आय कम होगा तो निश्चित रूप से इससे क्या देखने को मिलेगा, हमें गरीबी जैसी भयावह परिस्थिति को देखने को मिल सकता है। गरीबी के साथ साथ इसका नकारात्मक इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर गरीबी आती है तो भुखमरी जैसी परिस्थिति बनेगी। और भुखमरी जैसी परिस्थिति बनेगी तो ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियों को जन्म देगी, ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों को जन्म देगी जो हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जैसे आपने आतंकवाद के बारे में सुना होगा, नक्सलवाद के बारे में सुना होगा। तो इन सबकी भी मूल जड़ कहीं ना कहीं गरीबी और बेरोजगारी को ही माना जाता है। तो इनकी इफेक्ट्स होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, इनके प्रभाव होते हैं, जिसके कारण हमारा समाज एक नकारात्मक दिशा में जा सकता है। तो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने ना दे। साथ ही साथ अगर हम कॉजेज के साथ साथ रेमेडीज की बात करें तो हमने अभी भी जो आपको कॉजेज बताए, आप इन कॉजेज को कहीं ना कहीं कम करने का या समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो यही आपके लिए रेमेडीज बन जाएगा। जैसे लो लेवल ऑफ एजुकेशन की अगर हमने बात की कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था क्या है, शिक्षा व्यवस्था का जो लेवल है वो कम है। अगर हम इसी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं, इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छा कर दे तो निश्चित रूप से अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की, अगर इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समाप्त कर दिया जाए, लोगों को समान अधिकार दिया जाए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ इंक्रीज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ना अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बनता है, तो कंट्रोल द पॉपुलेशन क्या होगा, इसकी रेमेडीज में काउंट हो जाएगा अगर हम कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने बताया कि कारण है, जब हम इन्हीं को क्या करें, कहीं ना कहीं रैपिड ग्रोथ कर दे
रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे औद्योगिकरण का विकास अगर तेज हो तो निश्चित रूप से अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। अब इसी तरीके से हम बात करें रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, अगर हमारी अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास हो, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर को हम समाप्त कर दें, हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे जगह कोई और मौका दें, जो भी भूमि है से आप एग्रीकल्चर तो जरूरी है, कृषि जरूरी है, लेकिन हमें साथ साथ कुछ वहां पे और भी जैसे खेती के साथ साथ कुछ ऐसी फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी जहां पे हम हर मौसम में काम कर सकें और कहीं ना कहीं हम अपनी आय को बढ़ा सकें। तो हमारी आय बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, कुछ अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे बेरोजगारी कम होगी। लेक ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो लोगों को मोटिवेट किया जाए, इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे, गवर्नमेंट भी प्लान एंड पॉलिसीज बनाए, तरह तरह के क्या करे, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम चलाए, ईडीपी जिसे हम कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उद्यम करने के लिए आगे आए, जैसा गवर्नमेंट कर भी रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपकी प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी उससे जुड़ा हुआ है, जहां पे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है व्यवसाय के संदर्भ में। और इसी तरीके से अगर प्रॉपर प्रशिक्षण लोगों को मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे देश में बात करें तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तो आज हमने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग के बारे में, साथ ही साथ उसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स के बाद हमने आपको बताया कि क्या क्या कारण होते हैं उनके, इफेक्ट्स क्या होते हैं, साथ ही रेमेडीज के बारे में, उनके उपायों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।